नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको रोज की तरह बताऊं कि आज पाठशाला में क्या क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए रची गई भयंकर साजिश कैसे एक्सपोज हुई है, आज उसके बारे में बताऊंगा। मोदी योगी ने एक साथ आकर वो काम किया जिससे कांग्रेस में हाय तौबा मची है। केजरीवाल के खास संजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका कैसे लगा है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। और महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद, क्या उनकी सिर्फ सांसदी जाएगी या ममता बनर्जी उन्हें पार्टी से भी निकालेंगी, आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा इजराइल और हमास जंग में उस सुरंग का अनसुना चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें आतंकी हमास की जान छिपी हुई है। इजराइल की वो याहलोम यूनिट कौन सी है जो हमास की गर्दन मरोड़ने को तैयार है, आज उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही अमेरिका और ईरान जो इजराइल और हमास के युद्ध में कूदे पड़े हैं, उनकी कट्टर दुश्मनी परमाणु युद्ध करा के मानेगी क्या? दोस्त से कट्टर दुश्मन कैसे हो गए अमेरिका और ईरान, आज इसकी हिस्ट्री का चैप्टर भी आपको बताऊंगा। एक टायर वाली बाइक आ गई जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 2 टायर पे चलती है ना बाइक, ये 1 टायर वाली बाइक आ गई। ऐसी ड्रेस आ गई है जो बटन दबाइएगा तो रंग बदलती है, स्टाइल बदलकर नई ड्रेस बन जाती है। आज ऐसी ड्रेस भी आपको दिखाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, क्रिकेटर सहवाग को जो सबसे मनहूस फोन कॉल आया था, उसका किस्सा क्या है, आज उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में कुछ लोग ऑफिस में गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। वारिस पठान ने दावा कर दिया कि मुंबई में एक्सिस बैंक के फोर्ट ब्रांच का यह वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही वारिस पठान ने सवाल उठाए कि अगर कोई मुसलमान किसी कोने में खड़े होकर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है। आगे वारिस पठान ने लिखा कि ऑफिस में काम के वक्त गरबा खेले जाने पर सब लोग मुंह में निप्पल लेके क्यों बैठे। हालांकि एक्सिस बैंक ने वारिस पठान के दावे को खारिज किया है। बैंक ने स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ किया कि इस वीडियो का एक्सिस बैंक की ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो एक्सिस बैंक की ब्रांच का है भी नहीं। अनचाही प्रेगनेंसी की टेंशन को लंबे समय तक दूर करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी गर्भ निरोधक ले सकते हैं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 7 साल की टेस्टिंग के बाद पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन बना लिया है। एक इंजेक्शन 13 साल तक गर्भ निरोधक का काम कर सकता है। इस इंजेक्शन का नाम RISUG यानी रिवर्स इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस है, जिसका रिसर्च के दौरान 303 पुरुषों पर टेस्ट किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान इस इंजेक्शन का लोगों को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 पर 1.5 करोड़ रुपए जीतना एक दरोगा को भारी पड़ गया। पुणे के एक थाने में तैनात इस दरोगा ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान 1.5 करोड़ रुपए ड्रीम 11 पे जीत लिए। हालांकि इनाम जीतने के बाद सुर्खियों में आए दरोगा को अब सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के दौरान उन पर बिना इजाजत लिए ऑनलाइन गेम खेलने और यूनिफॉर्म में मीडिया को इंटरव्यू देने का आरोप लगा है। बिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब बैंक भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े बैंक लूट की हैरान करने वाली तस्वीरें वैशाली से सामने आई, जब 3 नकाबपोश बदमाश बिदुपुर के भारत बैंक ब्रांच में घुस गए और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जब बैंक कर्मी ने कैश की चाबी देने से इनकार कर दिया, कैश लॉकर की, तो एक बदमाश ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। इसके बाद बदमाश बैंक में रखा 5,38,000 कैश लेकर फरार हो गए। लूट की यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन चेहरे पर नकाब होने की वजह से अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। गुजरात के वलसाड में बीच सड़क पर एक बस में भयानक आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बस में 16 लोग सवार थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन थोड़ी देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद बस जलने लगी और हाईवे पर जाम लग गया। बस में फायर इंडिकेटर भी लगा था। इसके बाद चलते ड्राइवर को वक्त रहते आग लगने का पता चल गया और सभी यात्रियों की जान बच गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पारा लुढ़क गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है और ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। शिमला के पास चंचल पास में मशीनों के जरिए बर्फ हटाई जा रही है ताकि गाड़ियों को निकाला जा सके।
मौसम विभाग के मुताबिक 2004 के बाद यह पहला मौका है जब अक्टूबर के महीने में शिमला में बर्फबारी हो रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए रची गई भयंकर साजिश कैसे एक्सपोज हुई, आज इसके बारे में बताऊंगा। मोदी योगी ने एक साथ आकर कौन सा ऐसा काम किया जिससे कांग्रेस में आए तौबा मची है। केजरीवाल के खासम खास संजय सिंह को हाईकोर्ट से कैसे बड़ा झटका लगा है। और महुआ मोइत्रा की सिर्फ सांसदी जाएगी या ममता बनर्जी उन्हें पार्टी से भी निकालेंगी, आज इसकी भी बात होगी। दो 2024 में पीएम मोदी को हराना विपक्ष ने जैसे जीने मरने का प्रश्न जैसा बना लिया है और इसके लिए वो कुछ भी करने को, कुछ भी मतलब कुछ भी करने को, किसी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। चाहे कभी एलआईसी और बैंकों के पैसे डूबने का झूठ फैलाना हो, कभी मुसलमानों के खतरे में होने का डर दिमाग में सेट करना हो, विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया का माहौल बनाना हो, ईवीएम पर सवाल उठाना हो, मौके के हिसाब से न्यायपालिका पर विश्वास करना न करना हो, बहुत कुछ ऐसा है। जो हो सके सब करके देख लो। देश डूबे तो डूबे, लोग बर्बाद हो तो हो, लेकिन भैया नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए, ये एकमात्र एजेंडा विपक्ष का दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं, उसी का एक और मामला सामने आ गया जब आज सबसे भयंकर साजिश का खुलासा हुआ। यह साजिश क्या है इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले राहुल गांधी के बारे में बताया था कि कैसे अडानी के कोयला इंपोर्ट के मामले में राहुल गांधी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं, जबकि सच ये था कि कोयला इंपोर्ट के मामले में पहले से जांच चल रही थी। लेकिन आज तो उससे भी बड़ी बात सामने आ गई। उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊं और साथ ही यह भी बताऊं कि कैसे केजरीवाल के संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। इंडी गठबंधन के दिन पूरे होने के नए सबूत कैसे आ गए हैं, और उससे पहले यह देख लीजिए कि कैसे इन साजिशों से बेपरवाह पीएम मोदी देश को अलग ही लेवल पर ले जाने में जुटे हुए हैं। आज योगी और मोदी साथ आए तो क्या हुआ, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, फिर आऊंगा साजिशों पर और पॉलिटिक्स पर। दरअसल आज पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ने वाली ये ट्रेन दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। यह हाई स्पीड ट्रेन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और मैंने आपको कुछ दिन पहले इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, एक एक चीज आपको रिपोर्ट बताई थी कि कैसे ये दिल्ली एनसीआर के इलाके में पैसा बरसाने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन का लुक एक तरह से बुलेट ट्रेन जैसा है, दरवाजे मेट्रो की तरह खुलते हैं, सीटें राजधानी ट्रेन जैसी लग्जरी। ट्रेन में फ्री वाईफाई होगा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने की जगह है, सीटें एडजस्टेबल है, हर कोच में डिजिटल स्क्रीन लगी है। पीएम मोदी ने इस हाईटेक ट्रेन का सफर भी किया, ऑनलाइन टिकट भी खरीदी, सफर के दौरान बच्चों से बातचीत भी की और ट्रेन के स्टाफ के साथ भी बातचीत की। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारतीय रेल की सूरत बदल जाएगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, इसके तहत बनी इन ट्रेनों का नाम नमो भारत दिया गया है, लेकिन ट्रेन के नाम पर कांग्रेस ने विवाद शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ट्रेन को नमो नाम देने पर आपत्ति जताई है। नमो शब्द को नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि नमो स्टेडियम के बाद नमो ट्रेन ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज करते हुए कहा कि देश का नाम भी नमो ही रख देना चाहिए फिर तो। लेकिन इन्हें अपने गठबंधन की चिंता नहीं है। कांग्रेस ने अपने राज्य में गांधी परिवार के नाम पर कितने अवार्ड, कितने स्टेडियम, कितने अस्पताल, न जाने क्या क्या रख दिया, उसकी कोई बात नहीं करते और ना ही ये बताते कि कैसे खुद को ही भारत रत्न देने वाले लोग आज दूसरे को आत्ममुग्ध बता रहे हैं। अच्छा चलिए वो सब छोड़ भी दें, गठबंधन, इंडी गठबंधन की तो चिंता कर लीजिए, जो खुद डिरेल हो रही है। यहां तो देश के लिए एक अच्छी ट्रेन पटरी पर आई, लेकिन इंडी गठबंधन तो खुद ही पटरी से उतर रही है। कोई गठबंधन के धागे खोल रहा है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट केस में फंसा है। आज संजय सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका ही खारिज कर दी। संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट गए और अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। संजय सिंह का कहना था कि उनके खिलाफ ईडी का केस
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी राजनीति से प्रभावित है। लेकिन हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी का केस राजनीति से प्रेरित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच के स्टेज पर बिना किसी सबूत के ईडी पर राजनीतिक प्रभाव के बारे में कहना सही नहीं है, क्योंकि ईडी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसकी एक प्रतिष्ठा है और यह प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा से भी सीधे तौर पर जुड़ी है। संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब अभी शुरुआती जांच चल रही है तो कोई आधार नहीं बनता कि अरेस्ट या रिमांड के मामले में कोर्ट कोई दखल दे। यानी इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल माहौल बना पाते पूरी तरीके से कि संजय सिंह बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है, कोर्ट से, हाईकोर्ट से जो राहत मिलनी थी वो संजय सिंह को नहीं मिली। संजय सिंह भले कोर्ट जाते हुए मोदी अडानी करते हुए जाएं, लेकिन अदालतें इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं चलती और इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि भाई अभी शुरुआत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि ईडी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर काम कर रही है। यानी इंडी गठबंधन का यह भी नैरेटिव खारिज हो गया कि ईडी राजनीतिक वजहों से काम कर रही है। इंडी गठबंधन की तो पूरी ट्रेन ही पटरी से उतरी जा रही है क्योंकि उसके नेता एक दूसरे को कोसने में जुटे हैं। हमने कल ही अखिलेश यादव के बारे में बताया था कि उन्हें कैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में धोखा दिया, कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट बुलाने लगे हैं, कहने लगे कि इनका तो फोन भी ना उठाते अगर पता होता ये सब करेंगे। आज भी अखिलेश ने ऐसी ही बातें कही। उन्हें तो ये बात बताई ही नहीं गई थी कि इंडी गठबंधन सिर्फ केंद्र के लिए है, राज्यों के लिए नहीं। अगर उन्हें ये बात पता होती तो फिर वो कभी एमपी में ये कहने ही नहीं जाते कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीटें दे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लिस्ट दी, बात भी हुई, लेकिन बाद में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया। अब सुनिए अखिलेश यादव का गुस्सा कैसे दूसरे दिन भी भर भर के बाहर निकला है। फिर आगे की बात बताता हूं। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें। सोचिए अखिलेश यादव को कैसा लगा होगा जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनकी सिटिंग सीट पर, जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता हुआ है, वहां भी कांग्रेस ने उतार दिया भाई। इसलिए वो कांग्रेस को धोखेबाज बता रहे हैं और इंडी गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का रवैया देखिए कि जब कमलनाथ जी से अखिलेश यादव के बारे में सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि छोड़ो अखिलेश वकीलेश। मतलब उनकी नजर में आप सोचिए अखिलेश यादव की क्या इज्जत है, कोई छुटभइये नेता है क्या अखिलेश यादव? कह रहे छोड़ो अखिलेश वकीलेश। सुनिए कमलनाथ को एक बार। सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। यानी कांग्रेस अखिलेश यादव की जो बेइज्जती कर रही है उसका सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा। पहले मीटिंग के लिए बुला लिए समाजवादियों को और उसके बाद टिकट नहीं दिए। उसके बाद अब कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई छोड़ो अखिलेश वकीलेश को। ये तो हाल हो रखा है और इनका गठबंधन है। और आज तो उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से संकेत भी दे दिए कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये गठबंधन शायद ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएगा। सुन लीजिए उमर अब्दुल्ला को एक बार। We started well. We sort of put the government on the back foot, particularly with the choice of name and things like that. But we seem to have hit a few serious sort of stumbling blocks. The absence of clarity as to whether the India alliance was just for Parliament or was also to include these 5 states, I think that's caught us rather short.
And I think that's why we're suffering now, because of the inability of the Congress and the Samajwadi Party to find a working sort of understanding there. I hope that they do manage to figure something out, because otherwise it's going to be difficult to sustain this alliance. यानी अब इंडी गठबंधन के लोग खुद ही बोलने लगे हैं कि रास्ता नहीं निकला तो ये गठबंधन नहीं चलेगा भाई, और यही बात हम आपको बता रहे थे। ये लोग इंडी गठबंधन बनाकर 14 पत्रकारों को लिस्ट में डालने और बैन करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, एक ढेला काम नहीं हुआ इनसे। इधर इंडी गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन के लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा पर खुलासों का एक चैप्टर खुला है। महुआ मोइत्रा के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, वो संसद में अपने तेज तर्रार भाषण और कई बार बदजुबानी के आरोपों के लिए भी सुर्खियों में रही। लेकिन इस बार महुआ मोइत्रा का ऐसा मामला खुला है कि जिसमें उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या टीएमसी से भी उनको निकाला जाएगा क्या? ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को निशाना बनाने वाले सवाल पूछे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में अभी तक 61 सवाल पूछे हैं, जिसमें से 50 सवाल अडानी ग्रुप से जुड़े हुए थे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला अब संसद की एथिक्स कमेटी के पास जा चुका है। लेकिन महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोपों की लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के सांसद के बीच की नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में एक कारोबारी है, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल है। यानी इस पूरी लड़ाई में कुल 4 किरदार हैं जो इस कहानी में शामिल है। पहला किरदार तो निशिकांत दुबे हैं जो बीजेपी सांसद हैं, दूसरा किरदार महुआ मोइत्रा का है जो टीएमसी सांसद हैं, तीसरा किरदार रियल स्टेट ग्रुप हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का है, जिनको लेकर कहा गया कि उन्होंने ही महुआ मोइत्रा को अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने के बदले पैसे और महंगे गिफ्ट दिए। और चौथा किरदार जय अनंत देहाद्राई जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो महुआ मोइत्रा के करीबी रह चुके हैं, उनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उनका नाम इसमें जुड़ा हुआ है। जय अनंत ने ही सबसे पहले महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई से इसकी शिकायत की, और इस शिकायत के आधार पर निशिकांत दुबे ने भी महुआ मोइत्रा की शिकायत लोकसभा के स्पीकर से की। तो ये 4 किरदार हैं इस मामले में, लेकिन सारी कहानी घूम फिर कर कहां जाती है? वही नरेंद्र मोदी पर। आप सुनिए कैसी कैसी चीजें इस देश में हो रही हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस मामले में महुआ मोइत्रा की मुसीबत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने खुद मान लिया है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट दिए और अडानी के खिलाफ संसद में बोलने में मदद की, और महुआ ने उन्हें लोकसभा के लॉगिन आईडी भी दिए थे, पासवर्ड भी दिए थे। हीरानंदानी का एक एफिडेविट सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो पहली बार महुआ मोइत्रा से 2017 में मिले। उस वक्त वो बंगाल से विधायक हुआ करती थी। उन्हें महुआ बहुत जानकार और खुलकर बोलने वाली लगी। हीरानंदानी ने बताया कि उस मुलाकात के बाद वो दोनों लगातार संपर्क में रहे और बहुत करीबी दोस्त रहे। हीरानंदानी ने बताया कि वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हैं और धीरे धीरे वो उन पर कंट्रोल करने लगे। हीरानंदानी के मुताबिक महुआ मोइत्रा को जो चीज चाहिए होती है वो उसी वक्त चाहिए होती है, इतनी डोमिनेटिंग है। साल 2019 में वो बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद बनी। वो अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी। हीरानंदानी ने आगे बताया कि महुआ मोइत्रा बहुत महत्वाकांक्षी थी और बहुत जल्दी अपना नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना चाहती थी। उन्हें उनके दोस्तों और सलाहकारों ने सलाह दी कि मशहूर होने का शॉर्टकट तरीका यही है कि नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दो। लेकिन दिक्कत यह थी कि नरेंद्र मोदी की छवि साफ सुथरी थी। वो नीति, गवर्नेंस और पर्सनल कंडक्ट में विरोधियों को निशाना बनाने का मौका ही नहीं देते थे। लेकिन महुआ मोइत्रा को लगा कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का इकलौता तरीका क्या हो सकता है कि गौतम अडानी और उनके ग्रुप को टारगेट करो और नरेंद्र मोदी से जोड़ दो। दर्शन हीरानंदानी ने आगे बताया कि महुआ मोइत्रा ने अडानी को टारगेट करने के लिए कुछ सवाल तैयार किए जिन्हें वो संसद में उठा सके। महुआ मोइत्रा ने अपना संसदीय ईमेल आईडी दर्शन हीरानंदानी को दिया ताकि वो उनकी मदद के लिए जानकारी भेज सके। कारोबारी दर्शन ने बताया कि महुआ मोइत्रा इस बात से बहुत खुश थी कि उन्होंने अडानी का जो मुद्दा संसद में उठाया उससे विपक्ष में काफी तारीफ मिली उन्हें। दर्शन हीरानंदानी ने आगे कहा कि महुआ ने उनसे इसी तरह अडानी ग्रुप पर अटैक करने के लिए मदद मांगी और उन्हें अपना संसदीय अकाउंट से जुड़ा लॉगिन और पासवर्ड तक दे दिया ताकि वो सीधे महुआ मोइत्रा की जगह अपने सवाल संसद में पूछ सके। आप सोचिए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एक सांसद जो है
वो एक बिजनेसमैन को देते रहा कि तुम मेरे तरफ से पूछ लेना, ये आरोप लग रहा है। इसके बाद कारोबारी दर्शन ने अपने हलफनामे में यह बताया कि महुआ मोइत्रा कुछ ऐसे लोगों के टच में थी जो उन्हें अडानी और उनकी कंपनी से जुड़ी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन देते थे। महुआ मोइत्रा अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में थी। इस बीच वो लगातार विदेशी पत्रकारों के साथ बातचीत करती थी, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी शामिल है। कारोबारी दर्शन ने यह भी माना कि समय के साथ उनकी महुआ मोइत्रा से दोस्ती बढ़ती गई, इसलिए दर्शन को भी यह लगने लगा कि महुआ मोइत्रा के जरिए उन्हें भी विपक्ष के राज्यों में मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग राहुल गांधी और शशि थरूर से बहुत अच्छी है। कारोबारी दर्शन ने बताया कि महुआ मोइत्रा अक्सर उनसे बहुत चीजें मांगती थी, लग्जरी गिफ्ट मांगती थी, अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन में भी उनसे मदद मांगी, यहां तक कि यात्राओं पर खर्च में भी मदद मांगी। कारोबारी दर्शन ने माना कि कई बार उन्हें लगा कि महुआ उनका गलत इस्तेमाल कर रही है और मुझ पर वो चीजें करने का दबाव डाल रही हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यानी जिस बिजनेसमैन को लेकर कहा गया कि उसने महुआ मोइत्रा को ये चीजें दी सवाल पूछने के एवज में, वो खुद एफिडेविट में, हलफनामे में लिख के दे रहा कि हां ये सब हुआ है। महुआ मोइत्रा को जो कथित गिफ्ट मिलने की बात है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो हैंडबैग भी शामिल है, जिसको लेकर महुआ मोइत्रा पहले भी चर्चा में रही। पिछले साल लोकसभा में उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपना हैंडबैग टेबल से उठाकर नीचे रखते हुए दिखी थी। तब यह आरोप लगा था कि महुआ मोइत्रा के पास जो बैग है वो बहुत महंगा है, और जब संसद में महंगाई पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने यह बैग छिपा दिया। दावा है कि इस बैग की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। यह वीडियो सामने आने के बाद महुआ ट्रोल होने लगी थी, जिसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने बैग्स के साथ अपने फोटोज ट्वीट किए और लिखा कि झोले वाला फकीर 2019 से संसद में है, झोला लेकर आए थे, झोला लेके चल पड़ेंगे। इसी तरह महुआ मोइत्रा का एक और बैग भी बहुत वायरल हुआ। इस बैग के बारे में खुद महुआ मोइत्रा ने बताया कि उनके पास जो बैग है वो पोशे है। पोशे का मतलब एनवेलप जैसा दिखने वाला छोटा सा हैंडबैग। इस बैग की कीमत भी करीब 1.5 लाख रुपए है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के बाद अब लोग इस तरह के महंगे बैग्स और दूसरी चीजों को हीरानंदानी से मिले गिफ्ट से जोड़कर देखने लगे। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत गंभीर है, क्योंकि यह सीधा सीधा मामला दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने और उसके लिए अडानी ग्रुप को टारगेट करने का इस्तेमाल करने का। इसलिए दर्शन हीरानंदानी का बयान सामने आने के कुछ ही घंटों बाद महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के आरोपों का जवाब दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को ना तो सीबीआई और ना ही संसद की एथिक्स कमेटी ने सम्मन किया। तब वो इस तरह का हलफनामा किसको लिख रहे हैं? हलफनामा व्हाइट पेपर पर है, कोई ऑफिशियल लेटर हेड पर नहीं है। अब तो ऑफिशियल लेटर पर भी, ऑफिशियल मतलब नोटरी वाला भी आ गया है। इंडिया का मोस्ट रेस्पेक्टेड या एजुकेटेड बिजनेसमैन ऐसा क्यों लिखेगा? व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर क्यों करेगा? तब तक उसके सिर पर कोई जब तक कि उसके सिर पर कोई बंदूक ना रखी हो। इस लेटर का ड्राफ्ट पीएमओ ने तैयार किया है और दर्शन पर दबाव डाला गया है कि वो इस पर साइन करें। यह उन्होंने जवाब में लिखा। दर्शन हीरानंदानी के जिस एफिडेविट पर महुआ मोइत्रा सवाल उठा रही हैं वो आपको दिखा देता हूं। यह वही एफिडेविट है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे दर्शन हीरानंदानी ने लिखा है। महुआ मोइत्रा के मुताबिक इस पर कोई स्टैंप नहीं है, लेकिन आप देखिए अब इसका एफिडेविट पर स्टैंप लगा हुआ वर्जन भी आ गया है, और यह स्टैंप दुबई के काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का है, और यह स्टैंप एफिडेविट के हर पन्ने पर लगा हुआ है। अब तो महुआ मोइत्रा को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन वो कभी पत्रकारों को घेरती हैं, कभी एफिडेविट पे सवाल उठाती हैं, कभी किस्से कहानी सुनाती हैं, लेकिन उन पर जो आरोप है उसके कोई जवाब नहीं देती। महुआ मोइत्रा की सफाई को लेकर कई सवाल उठे। ये सवाल क्या है इस पर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील ही उनका केस छोड़कर चले गए। महुआ ने निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जय अनंत देहद्राई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें महुआ मोइत्रा के वकील की तरफ से कल रात फोन आया था कि वो सीबीआई के केस वापस ले लें। जय अनंत ने कहा कि महुआ के वकील ने मीडिएटर का रोल निभाने की कोशिश की। इस पर महुआ के वकील ने कहा कि हां, मैंने कल उन्हें फोन किया था, यह सच बात है। मैंने उनसे पूछा कि क्या सेटलमेंट का कोई रास्ता है। जय ने कहा कि वो वापस कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि आप मीडिएटर का रोल निभाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसके बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अब पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि अगर महुआ मोइत्रा पाक साफ है तो उनका वकील फोन करके मामले का समझौता करने आने का प्रयास क्यों कर रहा था?
महुआ मोइत्रा के मामले में सारी लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि इसमें एक एंगल पूर्व प्रेमी के बदले का भी है। दरअसल जय अनंत, जिन्होंने सबसे पहले महुआ मोइत्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, उनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो महुआ मोइत्रा के पूर्व बॉयफ्रेंड हैं। जब जय अनंत ने उनके खिलाफ आरोप लगाए तो जवाब में महुआ मोइत्रा ने जिल्टेड एक्स शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है कि ऐसे लव अफेयर में जो लड़ाई झगड़े के साथ खत्म हुई। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उनके पूर्व बॉयफ्रेंड है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि महुआ मोइत्रा और जय अनंत एक दूसरे के करीबी थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से उनके बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद महुआ ने जय के खिलाफ कई पुलिस कंप्लेंट भी की थी, जिसमें चोरी और जबरन प्रॉपर्टी में घुसना और गाली गलौज शामिल है। इसके उलट जय ने ही एक और आरोप महुआ पर लगा दिया था और कहा था कि महुआ ने उनके पेट डॉग हेनरी को चोरी कर लिया है और अपने कब्जे में रखा हुआ है। यह उसी कुत्ते की तस्वीर है। महुआ मोइत्रा आप देखिए, आए बाएं साएं सब बोल रही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जो बेसिक से जवाब उन्हें देने चाहिए वो नहीं दे रही। जैसे सवाल नंबर 1, महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपनी लोकसभा अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड दिया या नहीं, इसका सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती हैं वो। सवाल नंबर 2, महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट और दूसरे फायदे लिए या नहीं, सीधा सीधा एक बार में हां या ना बोलिए। सवाल नंबर 3, अगर दर्शन हीरानंदानी झूठ बोल रहे हैं तो महुआ ने अब तक उन्हें नोटिस क्यों नहीं भेजा। भाई निशिकांत दुबे को भेजा, जय देहाद्री को भेजा, 15 न्यूज चैनल को भेजा जो सिर्फ खबर दिखा रहे थे, तो दर्शन हीरानंदानी को भी भेज दीजिए। सवाल नंबर 4, महुआ मोइत्रा को कैसे पता चला कि दर्शन हीरानंदानी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर हलफनामा साइन कराया गया? कोई सबूत है उनके पास इस बात का? सवाल नंबर 5, महुआ मोइत्रा के पास क्या सबूत है कि दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता को इस हलफनामे पर साइन करने के लिए 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था? क्योंकि वो तो अपने जवाब में कह रही हैं कि उनसे दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता से कहा गया था कि 20 मिनट में साइन करो, नहीं तो सारा बिजनेस बंद करा देंगे तुम्हारा। यह हलवा है कि सारा बिजनेस 2 मिनट में बंद करा दिए, बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बैंक कर्जा जो दिया है वो उसका पैसा मांगेगा। ये मनोहर कहानियों में भी नहीं छपेगा। कोई कहानी लिख के देगा तो उसको फाड़ के फेंक देगा कि इस पे दर्शक विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा 2 मिनट में इस देश में हो सकता है। सवाल नंबर 6, अगर सारे आरोप झूठे हैं तो महुआ के वकील पर जय देहाद्री को फोन करके केस रफा दफा करने के आरोप क्यों लग रहे हैं? सवाल नंबर 7, अगर सब कुछ पीएमओ के इशारे पर हुआ तो आज और अभी क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? भाई वो तो 50 सवाल अडानी पर पूछ चुकी, 50 सवाल तक कोई काम नहीं हुआ, अभी अचानक से क्या हो गया? सवाल नंबर 8, ये एक पूर्व बॉयफ्रेंड के बदला लेने का मामला है या पीएम मोदी से सवाल पूछने की सजा महुआ खुद ही तय क्यों नहीं कर पा रही? सवाल नंबर 9, अगर राहुल गांधी और शशि थरूर का नाम हलफनामे में इसलिए है कि वो मोदी का विरोध करते हैं, तो ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं का नाम क्यों नहीं है? भाई किसी का भी नाम ही डालना है तो उनका भी डाल देते। ये कुछ बेसिक से प्रश्न हैं जिनका जवाब महुआ मोइत्रा को देना चाहिए, लेकिन महुआ मोइत्रा इनका जवाब देने की बजाय ये कहानी वो कहानी, ये किस्सा वो किस्सा, ये ट्वीट वो ट्वीट, ये नोटिस वो नोटिस खेल रही। महुआ मोइत्रा को के साथ सिर्फ उनके वकील ने ही उनका साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनका साथ टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी ने भी इस मामले में छोड़ा हुआ है, उनसे दूरी बना रखी है। महुआ मोइत्रा को लेकर ममता बनर्जी का अभी तक कोई बयान ही नहीं आया। टीएमसी के नेताओं के रुख से भी ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी पार्टी महुआ के साथ खड़ी हो। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि टीएमसी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद ने दावा किया है कि पार्टी ने इस मामले पर कुछ भी न बोलने का फैसला किया, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ सांसद ही जाएगी या महुआ मोइत्रा को पार्टी से भी निकाला जाएगा, और ऐसे में क्या वो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी? ये सारे प्रश्न अब सामने खड़े हो गए। लेकिन कुल मिलाकर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाकर करियर में आगे बढ़ने का प्लान बनाने वाली महुआ मोइत्रा खुद अपने प्लान में फंस गई लगती है, और हो सकता है कि इस विवाद में उनकी संसद सदस्यता भी चली जाए। पर लोगों को यह देखना चाहिए कि कोई मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए क्या हथकंडे अपना रहा है, और कोई आगे बढ़ने के लिए जो आरोप लग रहे हैं उस तरह के किस तरह की साजिशें रच रहा है। पाठशाला में अब उस सुरंग का अनसुना चैप्टर जिसमें आतंकी हमास की जान छिपी है, वो सुरंग जिसे खत्म किए बिना हमास का खात्मा मुश्किल है, और इजराइल की वो याहलोम यूनिट जो हमास की गर्दन मड़ोड़ने को तैयार है। इजराइल युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से अब कभी भी वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना चाहता है। तो इजराइल के दुश्मन इस्लामिक देश भी धमकी दे रहे हैं कि गाजा में घुसे तो फिर इजराइल भी नहीं बचेगा।
लेकिन इजराइल को किसी दुश्मन की परवाह नहीं है। उसे अभी सिर्फ एक दुश्मन दिख रहा है और वो दुश्मन है हमास के आतंकी, जिसके खात्मे के लिए वो गाजा पर 14 दिन से बमबारी कर रहा है। लेकिन इजराइल को पता है कि सिर्फ बमबारी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमास को खत्म करना है तो गाजा में घुसकर हमास की सफाई करनी होगी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से ही हमास का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, क्योंकि गाजा में हमास ने जो सीक्रेट सुरंगें बना रखी हैं, उन सुरंगों को तबाह किए बिना हमास खत्म नहीं होगा। हमास के पूरी तरह से खात्मे के लिए इजराइल स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। अभी तक इजराइल ने 14 दिन में जो काम किया है उसमें गाजा पर उसकी बमबारी का फोकस हमास की जमीन के ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर है, जो जमीन के ऊपर बनी हुई चीजें। आप देखिए कि इजराइल ने सबसे पहले गाजा में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, गाजा में हमास के टनल नेटवर्क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को टारगेट किया, हमास की टनल कनेक्टिविटी को रोक दिया, गाजा में जमीन के ऊपर हमास का पूरा नेटवर्क लगभग तबाह कर दिया। यानी असली खेल से पहले गाजा को मैदान की तरह सपाट कर दिया। और अब इजराइल की पूरी तरह से कोशिश यह है, उसकी सेना की कोशिश यह है कि गाजा में घुसो और जमीन के नीचे जो सुरंगें हैं, जहां हमास की जान है, उसको खत्म कर। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क कैसे काम करता है और गाजा में हमास की कितनी सुरंगें हैं और कैसे इन सुरंगों को बिना खत्म किए इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाएगा, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इजराइल की तैयारी क्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर जाकर सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैनिकों से कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लंबी लड़ाई के संकेत देते हुए सैनिकों से कहा कि बहुत जल्दी गाजा में घुसकर हमास पर हमला किया जाएगा। जल्दी ही इजराइल के सैनिक गाजा को अंदर से देखेंगे। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक खड़े हैं। आदेश मिलने के बाद गाजा पर ग्राउंड अटैक शुरू हो जाएगा। इजराइल को पता है कि बिना गाजा में ग्राउंड अटैक किए हमास का खात्मा मुश्किल है और गाजा में घुसने में सबसे बड़ी चुनौती हमास की सुरंगें हैं, जिनमें हमास के आतंकी छिप जाते हैं, जहां से वो इजराइल पर हमले की प्लानिंग भी करते हैं। गाजा में हमास ने जो सुरंगें बनाई हैं, वो सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है जहां जरूरत का हर सामान मौजूद है। गाजा पर हमास ने सुरंग बनाने की शुरुआत कब से की थी और कैसे इन सुरंगों के जरिए इजराइल को चुनौती दे रहा है, वो आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए जो इजराइल की सेना ने जारी किया है। इसमें हमास की सुरंग और उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर साफ दिखता है। सुरंगों में मीटिंग के लिए रूम और बिजली पानी सारी व्यवस्था होती है। इन सुरंगों पर इजराइल की मिसाइलों का असर नहीं हो पाता पूरी तरह से। इन सुरंगों की वजह से ही हमास अपने सारे काले धंधे कर पाता है और इसलिए जब तक ये सुरंगें नहीं खत्म होंगी तब तक हमास भी खत्म नहीं होगा। पिछले 22 साल से हमास ने गाजा में इन सुरंगों को बनाया है। ये मैप देखिए आप, इसमें गाजा में सुरंगों का जाल दिख रहा है। ये जो आप लाल लाल चौकोर चौकोर हिस्सा देख रहे हैं, ये हमास की सुरंगें हैं। उत्तरी गाजा में सुरंगें बाकी इलाके की तुलना में ज्यादा हैं। यहीं से इजराइल पर ज्यादातर हमले हमास करता है। इसलिए आपको याद होगा कि इजराइल ने भी कहा था कि उत्तरी गाजा को खाली कर दो। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में भी कई किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि ऐसी ही सुरंगें हमास ने रफा बॉर्डर पर भी बनाई हैं, जिनके जरिए वो इजिप्ट से हथियार मंगाता है। पूरी गाजा पट्टी में हमास ने सुरंगों का जाल जैसा बिछा रखा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाजा में हमास ने इस तरह की एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं। हमास की सुरंगों की कुल लंबाई 500 किलोमीटर है बॉस, 500 किलोमीटर, जबकि पूरे लंदन शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो 400 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी सुरंगें बनी हुई हैं। हमास की सुरंगों को इजराइल गाजा मेट्रो भी कहता है। जमीन के 130 फीट नीचे ये सुरंगें बनाई गई हैं। सुरंग की चौड़ाई 2.5 फीट और ऊंचाई 6 फीट है। सुरंग की दीवारें और छत सॉलिड कंक्रीट से बनी है। सुरंगों में कई सीक्रेट रूम बने हुए हैं। सुरंगों का एक्सेस पॉइंट आबादी वाले इलाकों में होता है। घर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल से इसमें एंट्री कराई जाती है ताकि ऐसी जगह पर बम ना गिरे और एंट्री पॉइंट जो है वो बंद ना हो सके। गाजा में हमास ने इन सुरंगों को बनाने की शुरुआत कब और कैसे की थी, वो भी आपको जानना चाहिए। गाजा में सुरंगों के बारे में जानकारी जो मिली उसके मुताबिक इजिप्ट और गाजा बॉर्डर के इलाके में करीब 2500 सुरंगें थी। सुरंगों के जरिए हमास इजिप्ट से हथियारों की स्मगलिंग करता था। सुरंगों के जरिए ही कुछ संगठनों ने इजिप्ट में घुसकर हमले भी किए थे। 2010 के बाद इजिप्ट ने इन सुरंगों को तबाह कर दिया।
लेकिन तब तक हमास को पता चल चुका था कि ये सुरंगें कितने काम की हैं और उसने पूरे गाजा शहर में सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। हमास को यह समझ आ गया था कि इजराइल पर हमला करने और बचने के लिए सुरंगें कितनी कारगर साबित होंगी। और जब इजराइल ने 2005 में गाजा को खाली कर दिया तो हमास ने पूरा गाजा ही खोद डाला। साल 2007 में हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाना शुरू किया। उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, खान यूनिस इलाके में सुरंगों का बड़ा हिस्सा है। सुरंगों को बनाने का काम ज्यादातर रात में किया जाता है, जिससे इजराइल के सैटेलाइट इसे न देख पाए। पूरी गाजा पट्टी में हमास ने करीब 1300 सुरंगें बनाई हुई हैं। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। इतनी सी जगह में हमास ने, आप सोचिए, 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद डाली। इतना बड़ा टनल बना रखा है, इतना मैसिव नेटवर्क बिछा रखा है टनल का। गाजा पट्टी के नीचे बना हमास का टनल टाउन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमास को खत्म करना है तो ये टनल खत्म करने होंगे, वरना हमास कभी खत्म नहीं होगा। इन सुरंगों में रहने, खाने, पीने से लेकर महीनों तक बसने का पूरा बंदोबस्त है। टनल में रॉकेट रखने के लिए दीवारों के भीतर कई किलोमीटर का पूरा स्पेस दिया गया। यहां पर न सिर्फ रॉकेट रखे जाते हैं, बल्कि रॉकेट से लेकर अन्य गोला बारूद के निर्माण का भी काम इन्हीं टनल के अंदर हो जाता है। हमास को ईरान से हथियारों के पार्ट्स मिलते हैं, जिनको सुरंगों के अंदर लाकर असेंबल तक करते हैं ये लोग। मतलब हमास का पूरा काम इसी टनल में चल रहा है और इसीलिए ये उसकी ताकत है। सवाल यह है कि हमास को टनल बनाने का सामान और फंडिंग करता कौन है? कहां से पैसा मिलता है, कहां से सामान मिलता है? क्योंकि 500 किलोमीटर सुरंग बनाने में बहुत पैसा और मटेरियल तो लगा होगा। गाजा को हर साल दुनिया भर से मदद मिलती है गाजा के नाम पर। गाजा को सालाना 8,000 करोड़ रुपए मदद के नाम पर मिलते हैं। लोगों तक मदद पहुंचने से पहले हमास उसे कंट्रोल में ले लेता है और इसी पैसे से हमास हथियार खरीदता है, सुरंग बनाता है। जो आज लोग रो रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीनियों के मदद के नाम पर आने वाला पैसा यह आतंकी संगठन हमास इस्तेमाल कर लेता है। गाजा में सुरंग बनाने में हमास ने करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए। गाजा में सिविल प्रोजेक्ट के लिए इजराइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजता है। हमास उसी मटेरियल का इस्तेमाल टनल बनाने में कर लेता है। हमास ने तो कई सुरंगें ऐसी बनाई हैं जो गाजा में शुरू होती हैं और इजराइल में निकलती हैं। इन सुरंगों के जरिए हमास के आतंकी इजराइल में घुसपैठ भी करते हैं। एक मैप आपको दिखाता हूं, इसमें हमास की 6 ऐसी ही सुरंगें बताई गई हैं जिनका एंट्री पॉइंट गाजा में है और वो इजराइल बॉर्डर के नीचे से होते हुए इजराइल के मेनलैंड में निकलती हैं। देखिए, ये जो आपको पर्पल दिख रहा है वो सुरंग की एंट्री है और ये काली लाइनें सुरंग है। वो गाजा में घुसिए और सीधा इजराइल में निकलिए, ये वाला हिसाब। जबकि गाजा बॉर्डर को इजराइल बेहद मजबूत फेंसिंग और दीवार से कवर करता, पर वो तो जमीन के ऊंचे ऊपर है, ये तो नीचे नीचे जा रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा सुरक्षा नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर हमास ने इजराइल तक सुरंगें खोद डाली। आप खुद सोचिए कि हमास ने गाजा में रहने वालों की मदद छीन छीन कर अपना टनल नेटवर्क तैयार किया। जितने पैसे में हमास ने सुरंगें बनाई हैं, अगर वो पैसा गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाता तो क्या क्या हो सकता था, आप अंदाजा लगाइए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास की एक टनल की लंबाई 2 से 4 किलोमीटर होती है। एक टनल बनाने में 350 ट्रक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है। इतने मटेरियल में 86 घर बन सकते थे, 19 मेडिकल क्लिनिक बन सकती थी, 6 स्कूल बन सकते थे, 7 मस्जिदें बन सकती थी। एक टनल में जितना सामान लगता है उससे। और सोचिए इसमें कितने टनल हैं, हजारों से ज्यादा। गाजा के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले ये बातें क्यों नहीं बताते कि अगर आम लोगों की मदद के लिए आ रही इंटरनेशनल मदद पर हमास कब्जा न करता तो आज गाजा के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर ना होते। गाजा के लोगों का भला तभी हो सकता है जब हमास का खात्मा हो जाए, क्योंकि तभी आम लोगों तक इंटरनेशनल मदद भी पहुंच पाएगी। हमास पहला संगठन नहीं है जिसने इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए सुरंगों का जाल तैयार किया। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी सुरंग बना चुका है। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसका मकसद ही इजराइल की तबाही है। यह हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं और हिजबुल्लाह फिलहाल हमास का साथ भी दे रहा है। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में कई सुरंगें बनाई थी। आप जो सुरंगें अभी देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह वाली सुरंगें और इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके बॉर्डर पार करके इजराइल में घुसपैठ करने और हमला करने के लिए करते थे। हालांकि इजराइल ने 2018 तक हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को लगभग खत्म कर दिया था। अभी भी हालांकि कुछ सुरंगें हैं जिनका प्रयोग हिजबुल्लाह करता है, यह कहा जाता है। अब इतना बड़ा टनल नेटवर्क होते हुए इजराइल के सामने गाजा में घुसने की बड़ी चुनौती है।
क्योंकि हमास की सुरंगें भूल भुलैया से कम नहीं है और यहां इतना गोला बारूद है कि एक गलत कदम और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप गौर करें, गाजा में हमास के आतंकी घात लगाकर इजरायली सेना पर हमला कर सकते हैं। आशंका है कि इमारतों पर हमास के स्नाइपर बैठे, वो जो नहीं दूर से गोली चला देता है, वो इजराइल के सैनिकों पर ऊपर से भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा सुरंगों को विस्फोट के जरिए उड़ाया जा सकता है। इजराइल को हमास की पूरी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी भी नहीं है। सुरंग से निकलकर कभी भी हमास के आतंकी हमला कर सकते हैं। इजराइल की सेना के हमले में आम लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। गाजा में ही इजराइल के बंधक भी हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। यानी गाजा में बिना पूरी जानकारी के घुसना हमास के जाल में फंसने जैसा होगा, क्योंकि अगर हमास ने अपनी सुरंगों में विस्फोट करना शुरू कर दिया तो पूरी गाजा पट्टी तबाह हो जाएगी। और इसी वजह से अभी तक इजराइल यह तय नहीं कर पाया कि गाजा में सेना को भेजा जाए या अभी और इंतजार किया जाए। हालांकि इजराइल के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक खतरनाक टीम है। इजरायली सेना की याहलोम यूनिट इसको कहते हैं, जो सबसे खतरनाक यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट के सैनिक कई फीट नीचे बनी सुरंगों को खोजने और उसे नष्ट करने में माहिर होते हैं। याहलोम यूनिट को वैसे तो कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स भी कहते हैं, यानी जो लड़ाई के दौरान इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसका असली काम छिपे हुए दुश्मनों को खोजकर मारना है। याहलोम यूनिट अंडरग्राउंड ऑपरेशन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट्स में से एक है। याहलोम यूनिट अंडरग्राउंड वॉरफेयर में माहिर है। यूनिट के पास अंडरग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल वेपन्स होते हैं। याहलोम यूनिट जरूरत पड़ने पर अपने लिए खुद हथियार भी बना लेती है। सुरंग नष्ट करने में रोबोट तक का प्रयोग कर लेती है। याहलोम यूनिट के बारे में कहा जाता है कि इसके वेपन्स की जानकारी इस यूनिट के बाहर किसी को नहीं होती। अब याहलोम यूनिट हमास की सुरंगों के जाल को धीरे धीरे करके नष्ट करेगी। इस यूनिट का रिकॉर्ड जैसा रहा है उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जल्दी ही हमास का खात्मा होगा अगर एक बार इजराइल की फौज अंदर घुस गई। लेकिन यह तो वर्तमान की बात है। पाठशाला में अब एक हिस्ट्री का चैप्टर भी लाया हूं। इस पूरे युद्ध में आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान, वो लोग भी लगे हुए हैं। इजराइल और हमास तो लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ा रहे हैं, अमेरिका और ईरान। दोस्त से कट्टर दुश्मन कैसे हो गए अमेरिका और ईरान? क्या अमेरिका और ईरान की कट्टर दुश्मनी परमाणु युद्ध करा के मानेगी? अब जरा इसका चैप्टर भी देखिए। पूरी दुनिया इस समय इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को देख रही है। सबकी नजर इजराइल की सेना और हमास के आतंकियों पर है। लेकिन इस युद्ध के कुछ और भी किरदार हैं जिन पर आपकी नजर नहीं जा रही। ये दो किरदार हैं अमेरिका और ईरान, जो अपनी कट्टर दुश्मनी के चलते इजराइल और फिलिस्तीन के हमास की मदद कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास का नामो निशान मिटा दे। ईरान चाहता है कि हमास इसी तरह इजराइल पर आतंकी हमले करे और इजराइल का नामो निशान मिटा दे। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के चलते भी ये युद्ध इतना लंबा खिंचा। पिछले 14 दिनों से इजराइल के सैनिक हमास पर हमला करके आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और हमास के आतंकी भी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहे हैं। हमास के आतंकियों पर भी एक से बढ़कर एक रॉकेट लॉन्चर और टैंक जैसे खतरनाक हथियार हैं, तो वो भी हमला कर रहे हैं। ये हथियार और पैसा कई इस्लामिक देशों से आ रहा है और इनमें एक प्रमुख नाम ईरान का है, जो हमास के आतंकियों को हथियार भी दे रहा है कि लड़ो तुम। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल जाकर इजराइल का हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ है। यानी इजराइल और हमास की लड़ाई में अमेरिका और ईरान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोनों कट्टर दुश्मन हैं, जबकि एक जमाना था कि अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुआ करती थी कि अमेरिका की सलाह पर ईरान अपनी पॉलिसी बनाता था। लेकिन यह दरार क्यों आ गई? क्यों अमेरिका और ईरान गहरे दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गए, आज इस हालात में खड़े हैं? इसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी, इसकी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी में हुए दो विश्व युद्ध के बीच, यानी 1914 से 1945 के बीच, जब मिडिल ईस्ट के देशों में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले। दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश ईरान में भी कच्चे तेल का भंडार मिल गया। ब्रिटेन की एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी ने ईरान में मिले तेल को निकालने का जिम्मा उठाया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ईरान में पहलवी राजवंश का शासन तब चल रहा था। उस समय ईरान के राजा थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। लेकिन 1949 में ईरान में राजशाही को हटाकर लोकतंत्र लागू करने के लिए नया संविधान लागू किया गया। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री राजा के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद 1952 में मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्रधानमंत्री बने।
उन्होंने ईरान की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही ताकि ईरान का विकास हो, लेकिन यह बात ब्रिटेन को चुभ गई। ब्रिटेन ने कहा कि तेल कंपनी हमारी है, ईरान ने कहा तेल तो हमारा है भैया, कंपनी तुम्हारी, तेल तो मेरा है। इस टकराव के चलते 1953 में ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद लेकर मोसद्दिक का तख्ता पलट कर दिया और पीएम पद से ही हटवा दिया। जाओ, तेल तुम्हारा है लेकिन खेल तो हमारा है। इस घटना से प्रधानमंत्री के पद की अहमियत कम हो गई और मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान की सुप्रीम पावर बन गए। ईरान की जनता को यह तख्ता पलट पसंद नहीं आया। इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। इस सत्ता बदलने की घटना के बाद ईरान की जनता ने अपने राजा शाह राजा पहलवी को अमेरिका की कठपुतली कहना शुरू कर दिया। अमेरिका के इशारे पर रजा पहलवी ने देश में कुछ सुधारवादी कार्यक्रम शुरू किए। इससे पब्लिक और भड़क गई क्योंकि इसमें अमेरिका को फायदा मिल रहा था। यह सब देखते हुए इस्लामिक नेता अयतुल्लाह खमेनी ने ईरान के राजा के खिलाफ विरोध शुरू किया और ईरान की जनता भी उनके साथ हो गई। इस आंदोलन को दबाने के लिए राजा ने खुमैनी को देश से निकाल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान का राजा शाह रजा पहलवी खुमैनी को भारतीय मुल्ला कहकर उनका विरोध करता था। दरअसल अयतुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मसूवी हिंदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर इराक गए और ईरान के खुमैन गांव में जाकर बस गए। इसलिए एक पीढ़ी बाद उनका सरनेम खुमैनी हो गया। इसलिए जब 1978 में ईरान के सरकारी अखबार में खुमैनी को ईरान सरकार ने भारतीय मुल्ला और ब्रिटेन का एजेंट लिखा तो ईरान की जनता बुरी तरह भड़क गई। अपने नेता खुमैनी के इस अपमान के विरोध में सितंबर 1978 में तेहरान में लाखों लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शाह ने भी आक्रोश को दबाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। जनवरी 1979 तक 1979 तक ईरान में गृहयुद्ध के हालात बन गए और प्रदर्शनकारी खुमैनी को ईरान वापस लाने की मांग होने लगी। जनता के गुस्से को देखते हुए जनवरी 1979 में ईरान का शाही परिवार ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गया। लेकिन शाह ने भागने से पहले विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बना दिया। 12 फरवरी 1979 को खुमैनी फ्रांस से ईरान लौटे और उन्होंने बख्तियार सरकार को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद खुमैनी ने अपने आदमी मेहदी बाज़ारगान को नया प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया। अब ईरान में दो प्रधानमंत्री हो गए। आप सोचिए क्या स्थिति है, एक देश दो प्रधानमंत्री। इसके बाद अप्रैल 1979 में एक जनमत संग्रह करवाया गया और ईरान को इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही खुमैनी को देश का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। इस बदलाव से ईरान से अमेरिका का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद ईरान और अमेरिका ने आपस में राजनीतिक संबंध तक खत्म कर लिए। यानी जो एक जमाने की दोस्ती थी वो तेल के खेल से बिगड़नी शुरू हुई और फिर दुश्मनी में बदल गई। यह अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का दूसरा चैप्टर साबित हुआ और अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच वैचारिक और आर्थिक टकराव चल रहे थे, लेकिन 1980 आते आते यह खूनी दुश्मनी बन गई। आज आपको वो 4 घटनाएं बताता हूं जिसके बाद अमेरिका ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जैसे अगर आपको याद दिलाऊं कि 79 तक तो जो हुआ वो आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, जो ऐसी 3-4 घटनाएं हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 1980 में 1980 में इराक ईरान युद्ध हुआ, इराक और ईरान युद्ध, और अमेरिका ने इराक का साथ दिया। तो वहीं से जो है वो मामला शुरू हो गया कि भैया ये तो हमको पसंद नहीं आ रहा, और 8 साल ये युद्ध चला। ईरान का बड़ा नुकसान हुआ तो वहां से और दुश्मनी तेज हो गई कि अच्छा अमेरिका इराक का साथ दे रहा था इसलिए हमारा नुकसान हो गया। फिर आया 1988 का साल। इस साल ईरान प्लेन अटैक हो गया, ईरान प्लेन अटैक। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो अटैक हुआ ईरान के प्लेन पर, ये यूएस नेवी ने किया और इसमें 290 लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी घटना थी। तो फिर से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी और तेज हो गई। फिर आया 1991 का साल, 1991। इस साल कुवैत पर इराक का हमला हुआ, कुवैत हमला। इस मामले में क्या हुआ कि इराक को ईरान का साथ मिल गया और अमेरिका से लड़ाई हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में ईरान को एक्सेस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी कहते हुए ईरान की सरकार को आतंकवादी कह दिया था। इसके बाद यह दुश्मनी और बढ़ती चली गई और फिर आज तो यह हालत है कि इजराइल और हमास के युद्ध में भी दोनों अपनी दुश्मनी घुसा के ले आए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी उस दिन और बढ़ गई जब अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिरा दिया। जनरल सुलेमानी को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन के हमले से मार दिया गया था। जनरल सुलेमानी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। जनरल सुलेमानी के अंतिम संस्कार पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी किस तरह रो रहे थे, यह तस्वीर देखिए। इस घटना के बाद खोमेनी ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया और इसी दुश्मनी के चलते ईरान हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है। अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी अब इजराइल हमास के युद्ध में साफ दिख रही है। इजराइल के साथ अमेरिका है, हमास के साथ ईरान, और दोनों इजराइल और हमास के युद्ध को दूर से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसमें तेल भी डाल रहे हैं। पाठशाला में अब अजब गजब देसी जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी का चैप्टर। एक टायर वाली वो देसी बाइक जो ₹1 में 45 किलोमीटर चल सकती है। सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ ट्रैफिक जैम और पार्किंग की समस्या अब आम हो गई। घर से ऑफिस पहुंचने के लिए लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। जाम से किसी तरह निकलकर ऑफिस पहुंच गए तो पार्किंग के लिए मारामारी। कई बार तो पार्किंग के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ता है और जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए यह तय है कि आने वाले समय में ट्रैफिक जैम और पार्किंग की समस्या पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ती रहेगी। इसी समस्या से बचने के लिए बचपन से ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट रखने वाले गुजरात के शिवम मौर्य ने देसी जुगाड़ वाली तकनीक से एक टायर वाली बाइक तैयार कर ली। इसमें अगला पहिया ही नहीं है। 3 महीने की रिसर्च के बाद तैयार की गई इस एक टायर वाली बाइक को खड़ा करने के लिए पार्किंग का भी झंझट नहीं होगा। इसे आप अपने बच्चों की साइकिल की तरह लिफ्ट के जरिए अपने साथ घर पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही ट्रैफिक जाम में फंसने की भी टेंशन नहीं, क्योंकि ये बाइक 360 डिग्री पर घूम जाती है। यानी अगर सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा दिखा तो वहीं से यू टर्न मार लीजिए और कम ट्रैफिक वाली कोई पतली गली ढूंढ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2 टायर वाली बाइक को बैलेंस करना मुश्किल होता है तो ये एक टायर वाली बाइक को कैसे बैलेंस करेंगे? ये तो गिर जाएगी। सड़क पर कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है। लेकिन इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइक बनाने वाले का दावा है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है, यानी इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इस बाइक में कोई स्टैंड भी नहीं लगाया गया है। दावा है कि इस बाइक को धक्का मारकर गिराने की कोशिश करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगी। एक टायर वाली बाइक के सेल्फ बैलेंसिंग का साइंस आगे बताऊंगा। पहले इस एक टायर वाली बाइक की दूसरी खूबियां जान लीजिए। देसी जुगाड़ से तैयार ये एक टायर वाली इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक में व्हील के बीच में ही मोटर लगी है जो लिथियम आयन बैटरी से चलती है। यह बाइक 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज हो गई तो 45 किलोमीटर चल सकती है। इस बाइक को चलाने की तकनीक भी काफी अजीब है। इसमें बैठने के साथ जैसे ही आप इसके हैंडल को थोड़ा आगे की ओर झुकाएंगे तो ये अपने आप चलने लगेगी। वहीं ब्रेक लगाने के लिए आपको बस इसको पीछे की तरफ झुकाने की जरूरत है। इस बाइक को तैयार करने में बजट की भी टेंशन नहीं है। इसमें कबाड़ से जुगाड़ किए गए फ्रेम, फाइबर और बाइक के टायर का इस्तेमाल किया गया है। एक टायर वाली ये बाइक कैसे बैलेंस बना लेती है, इसके पीछे का साइंस भी समझिए। एक टायर वाली बाइक की सेल्फ बैलेंसिंग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी सामान का एक फिक्स पॉइंट होता है जो उसके पूरे वजन का केंद्र होता है। एक टायर वाली बाइक का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टायर के बीच में जिस जगह मोटर लगी है वहां पर फिक्स किया गया। इसी वजह से बाइक गिरती नहीं है और खुद बैलेंस बना लेती है। अब आप सोचिए एक टायर वाली बाइक चल रही है। अच्छा, वो पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग आज अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए आज वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा एक किस्सा लेकर आया। वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान वनडे क्रिकेट में अपने डेब्यू में हुई 1 साल की जो देरी थी उससे जुड़ी कहानी शेयर की थी। सहवाग ने बताया था कि कैसे साल 1998 में वनडे क्रिकेट में उनका डेब्यू होते होते रह गया था। सहवाग के मुताबिक 1998 में शारजा कप के दौरान टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ऐसे में सहवाग जो उस टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्हें फोन कॉल आया कि उन्हें अगले दिन की फ्लाइट पकड़कर शारजा पहुंचना है। सहवाग बहुत खुश हो गए कि भैया मुझे तो टीम में मौका मिल गया आने का। अगले दिन अपना पूरा बैग पैक किया और शारजा की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। जैसे ही सहवाग एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले थे तभी उन्हें एक और फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि फ्लाइट में ना बैठ जाना, क्योंकि खिलाड़ी जो बीमार थे उनकी तबीयत ठीक हो गई। ये सुनकर सहवाग मायूस हो गए। बोले बड़ा मनहूस फोन कॉल आया यार, मैं तो जा रहा था टीम में शामिल होने।
सहवाग ने बताया कि यह तो उनके लिए वही बात हो गई कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा। हालांकि इसके बाद सहवाग को वनडे क्रिकेट में डेब्यू के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही साल यानी 1999 में सहवाग ने मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला और उसके बाद तो सब हिस्ट्री है।